7 अप्रैल 1955 को एयर इंडिया का एक चार्टर्ड प्लेन कश्मीर प्रिंसेस हांगकांग से इंडोनेशिया के बंदुंग के लिए टेक ऑफ करता है। वहां एक हिस्टोरिक एशियन कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ कई बड़े एशियन लीडर्स शामिल होते हैं। इस फ्लाइट में कई चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जर्नलिस्ट भी मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद अचानक प्लेन के राइट विंग के पास एक भयंकर धमाका होता है। प्लेन आग के शोलों में गिर जाता है और समुद्र में क्रैश कर जाता है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में एक ही सवाल घूमने लगता है, बॉम्ब किसने लगाया? क्योंकि हांगकांग उस वक्त ब्रिटेन के कंट्रोल में था, चाइना उस पर क्लेम करता था और प्लेन इंडिया का था। इसलिए यह केस ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू के लिए यह सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी का सवाल था। इसी सेंसिटिव मिशन के लिए एक यंग और कम जाने जाने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर को भेजा जाता, रमेश्वर नाथ काउ। आर एन काउ का बचपन आसान नहीं था। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी मां को अकेला 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बचपन से ही काउ शांत, शर्मिला और इंट्रोस्पेक्टिव थे। स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें बुली किया जाता था। इसलिए वो लोगों से बात करने के बजाय अपनी डायरी में अपने जज्बात लिखते थे। ये खामोशी और अकेलापन ही धीरे धीरे उनकी ताकत बन गया, क्योंकि इसी ने उन्हें ऑब्जर्व करना, समझना और गहराई से सोचना सिखाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और लॉ की पढ़ाई की और अपनी ब्रिलियंट इंग्लिश और शार्प इंटेलेक्ट के दम पर पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल की। पैसे की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और इंडियन पुलिस सर्विस का एग्जाम क्लियर करके देश की सर्विस में आ गए। 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ, आर एन काउ को इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल किया गया, जहां उनकी तेजी, सतर्कता और एनालिसिस स्किल्स ने उन्हें बहुत जल्दी अलग पहचान दिला दी। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और आईबी चीफ बी.एन. मुल्लिक उन पर पूरा भरोसा करते थे। 1950 के कश्मीर प्रिंसेस ब्लास्ट के केस में काउ ने हांगकांग जाकर क्रू मेंबर से पूछताछ की, ग्राउंड स्टाफ को ट्रेस किया और हर छोटी डिटेल को जोड़कर यह साबित किया कि बॉम्ब एक ताइवानीज एजेंट ने प्लांट किया था, जिसका टारगेट चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई था। इस इन्वेस्टिगेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया न सिर्फ सेंसिटिव इंटरनेशनल केसेस हैंडल कर सकता है, बल्कि डिप्लोमेटिक बैलेंस भी बना सकता है। इसके बाद आर एन काउ भारत के इंटेलिजेंस सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बन गए। 1912 में जब चाइना ने इंडिया पर हमला किया और इंटेलिजेंस फेलियर के कारण देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा, तब यह महसूस किया गया कि इंडिया को एक अलग और पावरफुल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW का जन्म हुआ और उसके आर्किटेक्ट बने आर एन काउ। उन्होंने RAW को एक ऐसी एजेंसी के रूप में तैयार किया जहां पॉलिटिक्स, पब्लिसिटी और ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं थी। सिर्फ डिसिप्लिन, सीक्रेसी और प्रिसिजन थी। उन्होंने हर ऑफिसर को खुद सेलेक्ट किया और एक वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में आर एन काउ की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ने हिस्ट्री बदल दी। उन्होंने मुक्ति बहिनी को ट्रेन करवाया, गुरिल्ला वॉरफेयर की प्लानिंग की, एक्यूरेट इंटेलिजेंस सप्लाई की और इंडियन आर्मी को हर वो जानकारी दी जिससे सिर्फ 21 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश आजाद हो गया। इस जीत के बाद बांग्लादेश के नेता जियाउर रहमान ने कहा, यह आदमी मेरे देश के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। बाद में सिक्किम को बिना एक गोली चलाए भारत में मर्ज करवाना भी आर एन काउ की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का ही नतीजा था। इतना सब करने के बाद भी आर एन काउ कभी स्पॉटलाइट में नहीं आए। ना उन्होंने इंटरव्यू दिया, ना किताब लिखी, ना अपने काम का श्रेय लिया। वो हमेशा कहते थे, एडवाइस देने के बजाय एग्जाम्पल बनो। 2002 में की उम्र में वो खामोशी से इस दुनिया से चले गए, पर पीछे छोड़ गए भारत की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी इंटेलिजेंस एजेंसी RAW। आज जब भी भारत अपने दुश्मन से एक कदम आगे होता है, उस हर जीत के पीछे कहीं ना कहीं आर एन काउ की सोच और उनकी बनाई हुई सिस्टम की छाप जरूर होती है।